हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल का नाम है न्यू एडवांस स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ वर्ण विचार। आप भी अपनी हिंदी की किताब निकालें, वर्ण विचार का पाठ निकालें। वर्ण किसे कहते हैं? अ अनार, अ आम, इ इमली, इ ईख। आपने इसे छोटी कक्षाओं में पढ़ा। यही वर्ण है। हमने क्या पढ़ा अभी? अ, आ, इ, ई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ को आप नहीं तोड़ सकते, अ के आप टुकड़े नहीं कर सकते, तो यही वर्ण है। वर्ण जो है वो भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं के माध्यम से ही शब्दों की रचना होती है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड नहीं किए जा सकते और टुकड़े नहीं किया जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। किसे कहते हैं? वर्ण जब एक क्रम के अनुसार समूह में रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप इस प्रकार है। ये देखिए, स्वर, व्यंजन, उत्क्षिप्त, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, अयोगवाह। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आ जाती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद फिर स्वर के भी आगे भेद है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, इ, उ, ऋ। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ को मिलाकर अब दीर्घ स्वर 8 हो गए हैं। इसका प्रयोग, जैसे डॉक्टर हमने लिखना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। इसका चिन्ह ये है। हिंदी में रि और श, ऋषि ऋषि और श से षटकोण,
वर्णों का प्रयोग केवल लिखने में होता है। बोलने में तो ये लगभग री तथा श के समान ही होते हैं। री, श तथा ण वर्णों का प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। ड़, ढ और ड तथा अन्य व्यंजन कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते। आ आगत स्वर तथा जफ आगत व्यंजन। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। यदि हमें अरहित व्यंजन लिखना हो, अ के बिना व्यंजन लिखना हो, तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे। जैसे क के नीचे हलंत है, च के नीचे हलंत है, ट आदि। स्वर रहित व्यंजन हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है। जैसे र का मूल रूप है राम। स्वर रहित धर्म स्वर सहित नीचे से गोल व्यंजनों के साथ, जैसे ट्रक। ऊ और ऊ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, र हलंत है, छोटा ऊ तो मात्राएं र के पेट पर है। ऐसे ही र बड़ा ऊ और उसकी मात्रा ऐसे लगते हैं। किसी भी शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसी की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे किताब, क इ त आ जमा ब जमा अ, किताब। उसके बाद है अनुस्वार, अंग की मात्रा जिसके ऊपर लगती है, जिसका उच्चारण नाक से होता है। ये न या म के समान होते हैं। जैसे चंदा, पंख, शंख आदि। इसका चिन्ह बिंदु है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर जैसे ड, य, ण, न, म के स्थान पर किया जाता है। जैसे चंचल, संबंध आदि। उसके बाद है अनुनासिक। इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है, जैसे चांद, मुंह, आंख आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे अतः, पुनः, प्रातः। उसके बाद है आयोग वह। अंग और अंगय आयोग वह कहलाते हैं। परंपरानुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग की मात्रा और अंगय की मात्रा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें आयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए आयोग वह, अयोग जमा वह कहलाते हैं।
और ये है अनुस्वार और विसर्ग। अंग को अनुस्वार और अंग्य को विसर्ग कहते हैं। अभी हमने पढ़ा स्वर के बारे में, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलते हैं। मतलब कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इन्हें 3 आधारों पर बांटा जा सकता है। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे क, हलंत, ख, ग आदि, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। व्यंजनों को 3 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 है उच्चारण स्थान के आधार पर कि किसी व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ आदि। तो उच्चारण के स्थान पर है नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, कि जो हम उच्चारण करते हैं हमारे मुंह के किस भाग के स्पर्श के द्वारा उसका उच्चारण होता है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। नंबर 2 है प्राण वायु, श्वास की मात्रा के आधार पर। इसके भी 2 भाग हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। नंबर 3 है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। इसके 2 भाग हैं, अघोष और सघोष। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को छूती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। आगे है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण मुंह से ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, जैसे श, श, स, ह। आगे हम पढ़ते हैं प्राण वायु। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास की मात्रा के अनुसार व्यंजनों के अल्प प्राण तथा महाप्राण 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन और ड, य, र, ल, व अल्प प्राण है। जैसे कवर्ग का पहला है क,
तीसरा है ग, पांचवा है ड। तो ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। नंबर 2 है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जो है वायु की मात्रा अधिक प्रयोग होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। हर वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन जैसे ड, श, श, स तथा ह महाप्राण है। जैसे क वर्ग में दूसरा क्या है ख, चौथा क्या है घ। तो ये महाप्राण व्यंजन है। नंबर 3 पर आता है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। आप इन वर्णों को बोलकर देखिए, जैसे क, ख, च, छ आदि। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। ऊष्म व्यंजनों में श, श, स भी अघोष वर्ण है। नंबर 2 है सघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है, जैसे ग, घ, ड़, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ और म आदि। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व भी सघोष वर्ण है। तो बच्चे ये थे आपके व्यंजन। इन व्यंजनों के अतिरिक्त और भी व्यंजन हैं जो स्वतंत्र नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे नंबर 1 है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये आपस में जुड़कर उच्चारित किए जाते हैं और लिखते समय इनको मिलाकर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ग, श्र। ये देखिए आपको क्ष कैसे लिखा जाता है, क हलंत, श हलंत, जमा अ क्ष। तो ये देखिए क्ष, त्र, ग, श्र को कैसे लिखा गया है। नंबर 2 है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ होता है दोहरा या 2 बार। जब एक ही व्यंजन का 2 बार पहली बार बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे प आगे त हलंत है, फिर त बड़ी की मात्रा पत्ती, द्वित्व व्यंजन। पत्ती, बच्चा, खट्टी, पक्का, सच्चा, अब्बा, अम्मा आदि। इसके बाद है आगत वर्ण। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से भी आई हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत वर्ण कहते हैं। ये 2 प्रकार की होते हैं। अंग्रेजी की ध्वनि जैसे आ, इसका उदाहरण है कॉलेज, बाल, हॉस्पिटल आदि। अरबी फारसी की ध्वनियाँ ज, फ, जैसे सजा, कागज, जिंदगी, फैसला आदि। भाषा की शुद्धता और क्षमता बढ़ाने के लिए आगत वर्णों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे सजा, दंड, और सजा का अर्थ सजावट भी होता है। इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए नुक्ते का प्रयोग अति आवश्यक है। नुक्ता किसे कहते हैं? जैसे ज के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, उसे नुक्ता कहते हैं। मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे र जमा आ जमा म, राम। इस शब्द में नीले भाग पर ध्यान दीजिए। इसमें स्वर आ का रूप बदलकर आ की मात्रा हो गया है। इसे ही आ की मात्रा कहते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलकर लिखते समय उनका बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वर और उनकी मात्राएं, ये देखिए स्वर है अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनकी मात्राएं हैं। अ की मात्रा नहीं होती, परंतु सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अ स्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा, ये देखिए आप इसका चिन्ह लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। आगे है र के विभिन्न रूप। र व्यंजन भी मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। मात्रा बनकर यह 4 रूपों में दिखाई देता है। ये देखिए नंबर 1 है, अगर र स्वर रहित है तो इसे रेफ कहते हैं। यह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, श, र, म। तो कैसे लिखा गया? म के ऊपर र की मात्रा, शर्म। गर्व, गर्व। आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे है नंबर 2, यदि र से पहला व्यंजन स्वर रहित है तो र उस व्यंजन के पांव में इस प्रकार लगता है। अब आगे देखिए, ग जो है उसमें स्वर नहीं है, वो हलंत है। फिर र, ह, तो क्या बन गया? ग्रह। प हलंत है, र, श, न, प्रश्न। नंबर 3 है, ट तथा ड के साथ आने पर र इनके नीचे इस प्रकार लगता है। देखिए आप, ट, र, क, ट्रक। ट, रे, न, ट्रेन आदि। नंबर 4 है, स के साथ मिलकर र इस प्रकार आता है। जैसे स, ह, स, र, सहस्र। स, र, ओ, त, स्त्रोत, मिश्र आदि। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 2 वर्ण विचार, जिसे हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो थोड़ी लंबी बनी क्योंकि आपको एक एक वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में बताना बहुत जरूरी था। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए ये पाठ जो है वर्ण विचार बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए व्याकरण को समझ पाना बहुत आसान होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।